I became the necromancer of the academy. अध्याय 3, दुखी बहन। क्या हो रहा है? यहां तो बहुत भीड़ है। नर्स करेन को हैरानी हुई। चूंकि यह एक ऐसी अकादमी थी जहां तलवारबाजी और जादू दोनों सिखाए जाते थे, इसलिए चोटें लगना स्वाभाविक था। इसीलिए अस्पताल अकादमी का सबसे बड़ा और सबसे सुसज्जित स्थान था, जिसे हमेशा आधुनिक सुविधाओं से लैस रखा जाता था। लेकिन अस्पताल भी इतना भरा हुआ था कि आज अकादमी का माहौल अविश्वसनीय रूप से अजीब था, खासकर यह देखते हुए कि यह मध्यावधि परीक्षा नहीं बल्कि छुट्टियां थीं। अस्पताल इतना भरा हुआ था कि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या छात्रावास में बचे हुए अधिकांश बच्चों को अंदर लाया गया था। आखिर हो क्या रहा है? इसके अलावा अधिकांश मामले अज्ञात कारणों से बेहोश होने के थे, जिसकी शुरुआत प्रोफेसर पेर के अपने शोध प्रयोगशाला में मुंह से झाग निकलते हुए बेहोश होने से हुई। प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल कर रहे कई छात्र बेहोश हो गए थे और उनके शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे, मानो उन्हें किसी ने मारा हो। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे अचानक कुछ चिल्लाएं और अपनी तलवारें हवा में लहराएं। इतना ही नहीं, पुस्तकालय, कैंटीन, गलियारे, कक्षाओं आदि में भी घटनाएं बेतरतीब ढंग से घट रही थीं। छात्र हर जगह बेहोश हो रहे थे। विशेष रूप से सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला स्थान था पहली मंजिल पर स्थित केंद्रीय प्रवेश द्वार। कैरेन गहरी चिंता से भारी सांसें ले रही थी। आज अकादमिक मामलों की सहायता टीम से मिलने के लिए पहली मंजिल पर आए अधिकांश छात्र बेहोश हो गए और उन्हें अंदर लाना पड़ा। अकादमिक मामलों की सहायता टीम से मिलने आए छात्रों में से जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हुए, उन्होंने अन्य सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। अपनी जांच के परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि केवल वे छात्र बेहोश हुए जो केंद्रीय गलियारे से नीचे आए या सामने के दरवाजे का इस्तेमाल किया। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? अकादमी में इस समय मौजूद अधिकांश छात्र वे हैं जो छुट्टियों के दौरान छात्रावास में रुके थे क्योंकि सेमेस्टर अभी शुरू नहीं हुआ था। हालांकि इस बात की संभावना कम थी कि अफवाहें अकादमी के बाहर फैलेंगी, लेकिन अगर सेमेस्टर शुरू होने के बाद भी यह स्थिति जारी रहती है तो मुश्किल होगी। वह दूसरे प्रोफेसरों से पूछ सकती थी, लेकिन इसमें समय लगता। करेन को लगा कि वहां रहने से बेहतर है कि वह जाकर इस मामले को सुलझा ले। वैसे भी वह अस्पताल में भर्ती छात्रों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अपना स्टेथोस्कोप और सिरिंज वहीं छोड़कर करेन ने अपनी तलवार उठाई, जिसे उसने बड़े करीने से पट्टियों में लपेट रखा था। कैरेन एक नर्स थी, इसलिए वह अपने साथियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानती थी। लेकिन उसका मानना था कि केवल उनका इलाज करना ही काफी नहीं है। अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए मुझे उन दुश्मनों को मारना होगा जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह उनके सिद्धांतों में से एक था। सब लोग शांत रहो। मेरे लौटने से पहले अगर कोई बाहर गया तो सब मर जाओगे। उसने अपने सफेद बालों को हेयर टाई से बांधा और नाक पर टंगे चश्मे को अपनी आगे वाली जेब में रख लिया। यह सच है। पहली मंजिल के केंद्रीय प्रवेश द्वार पर एक मरे हुए व्यक्ति का शव था। हाँ, लेकिन इसे देखो। क्या यहां अब कुछ है? मुख्य द्वार पर पहुंचते ही करेन को एक उदास आवाज सुनाई दी जो उसके कानों को भेद रही थी। यह मिलिन थी, जो छुट्टियों के दौरान वहां ठहरे सुरक्षा गार्डों और द्वितीय वर्ष के छात्रों के बीच अपनी बदजुबान के लिए मशहूर थी। अरे हे भगवान, क्या आपको नहीं पता कि सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया था? हमें इसके बारे में पता है और हमने इस क्षेत्र में कई बार तलाशी ली है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मैं तुमसे कह रहा हूं, वह वहां था। चीख रही मेलिन को घूरते हुए करेन के होंठ फड़कने लगे। हालांकि वह बदतमीज छात्रों से नफरत करती थी। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? मेलिन प्रतिभा की उपाधि की हकदार थी क्योंकि केंद्रीय सीढ़ी से नीचे उतरने वालों में से वही एकमात्र ऐसी थी जिसे वह सब कुछ याद था जो उसने देखा था। फिर मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। खाना खत्म करने के बाद बर्तन साफ करने आई नौकरानी, मानो मेरा इंतजार कर रही हो, मेरे साथ काफी असहज लग रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वह किसी मुश्किल स्थिति में होगी। मैंने यथासंभव विनम्र रहने की कोशिश की, फिर भी मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि उसे इस बात की चिंता थी कि मैं कुछ अनुचित मांग न कर लूं। मुझे एक बार फिर कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था। मैं अकेला या ऊबा हुआ नहीं था। असल में मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अकेलापन महसूस करना मुश्किल लगता था। भूत हर जगह मौजूद थे, स्थान की कोई सीमा नहीं थी। युवा स्वामी, आपसे काफी नफरत की जाती है। इसका कोई उपाय नहीं है। मेरी डेस्क के बगल में एक रूखे से दिखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनकी सुव्यवस्थित उपस्थिति और ऐसे कपड़े जो किसी मृत व्यक्ति के कपड़ों से बिल्कुल अलग नहीं थे, वाकई प्रभावशाली थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई साल पहले वर्डी परिवार की सेवा की थी और अभी भी ऐसा कर रहे थे। अकादमी जाने से पहले मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन मुझे भूतों के बारे में भी ज्यादा समझ नहीं थी। कुछ भूत इधर उधर अचानक प्रकट हो जाते थे जबकि कुछ छिपना पसंद करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक था। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मेरी बातों पर उस व्यक्ति की आवाज एक पल के लिए कांप उठी, मानो किसी बात से भावुक होकर वह रोने लगा हो। फिर उसने धीरे से अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और गहरा प्रणाम किया। भूत बन जाने के बावजूद इस हवेली को न छोड़ने का मेरे पास केवल एक ही कारण है, वह है वर्डी परिवार का कर्ज चुकाना, उन्होंने कहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्क्रम है और यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आखिरकार 150 साल पहले डिएट्रोस वर्डी से प्राप्त कृपा का प्रतिफल दे पा रहा हूं।
भले ही मैं वर्तमान गृहस्वामी के शब्दों का विरोध करने का इरादा रखता हूं, आप, जिन्होंने मुझे जागृत किया, वर्डी के सच्चे गुरु हैं। मैं एक पल के लिए रुका और उसे देखा। उसका इतनी आसानी से मेरे पीछे आने की इच्छा ने मुझे असहज कर दिया। मैं उसके बिना अभिनय कर ही नहीं सकती। अगर मैं खिड़की से कूदना भी चाहता तो भी मैं सुरक्षा के नाम पर बने उस जादुई घेरे से अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल पाता जो बखूबी काम कर रहा था। तो, स्क्रम, क्या तुम एक सांसारिक आत्मा हो? नहीं, यह सच नहीं है। मैं बहुत दूर नहीं जा सकता, लेकिन मैं नॉर्थ वेडन के अंदर जा सकता हूं। पहाड़ों के बारे में क्या? यह संभव है। अच्छा, तो फिर नॉर्थ वेडन पर्वतमाला की ओर चलें। मैंने सुना है कि अप्रवासियों के साथ संघर्ष जोरों पर है, इसलिए मुझे देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। मैं आपकी सेवा करूंगा, स्वामी। दीवार के पार जाने और गायब होने से पहले स्क्रम ने कहा। मैं शांति से बैठा रहा और उस जादू को समझने की कोशिश करता रहा जिसने मुझे पूरे कमरे में कैद कर रखा था। तभी बाहर से आती भारी कदमों की आवाज ने मेरी एकाग्रता भंग कर दी। आगंतुक के आने का अनुमान लगाने के बाद मैंने नौकरानी से एक चायदानी लाने को कहा और पानी उबालने के लिए उसके नीचे आग जला दी। क्लिक करें। दरवाजा, जो अभी तक मेरे द्वारा हैंडल को कितना भी घुमाने पर भी जरा सा भी नहीं हिल रहा था, अचानक आसानी से खुल गया। तो, आखिरकार आप वापस आ गए हैं? मेरे जैसे ही छोटे काले बालों वाली एक महिला, जिसने हल्के रंग की शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी, बोली। वह दिया वडी थी, मेरी बहन और वह महिला जो मुझसे बहुत नफरत करती थी। दिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी और अपनी बाहें मोड़ ली। क्या बात है? मैंने सुना है कि शैतान की पूजा करने वाला कहे जाने के बाद तुम वापस आ गए हो। क्या तुमने यह झूठा काम न करने की बात नहीं कही थी? बस इतना ही कहना है तुम्हें? मेरी झुंझलाहट भरी बातों पर दिया ने गुस्से से प्रतिक्रिया दी और उसके सिर की नसें ऐसे फूल गईं जैसे खुली खिड़की की दरार से हवा अंदर आ रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह बात मत करो। क्या तुम्हें यवनारंभ बहुत देर से हुआ? बात करने का पुराना तरीका कहाँ गया? अगर आपको मेरी पुरानी आवाज की याद आती है तो मुझे खेद है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। अब से, जब से मैं देव बन गया हूं, मेरा अपने लहजे को बदलने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन क्या इससे आपको खुशी नहीं हुई? जिस तरह से आपने अपनी छोटी बहन से एक कामुक प्लेबॉय की तरह बात की, जो सिर्फ सेक्स करना चाहता था, आपने उसे जरूर मिस किया होगा, है ना? वह, जी हाँ, देउसवर्डी एक सनकी पागल था। नॉर्थ वेडन की इस अनजान धरती पर भी वह मौजमस्ती में लिप्त रहता था। उसने अपनी सगी छोटी बहन के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और यहां तक कि उसके साथ एक रात बिताने का प्रस्ताव भी रखा। वह सचमुच पागलों में भी एक पागल था, भ्रष्ट लोगों में भी एक भ्रष्ट व्यक्ति। महिलाओं के साथ संबंध बनाने में वह माहिर था और शराब पीने में तो वह उस्ताद था। लेकिन वह न तो विशेष रूप से बलवान था और न ही उसमें कोई जादुई प्रतिभा थी। ड्यूसवर्डी एक साधारण सा व्यक्ति था जो गांव के परिवार को अपनी पीठ पर लादकर कुएं में बाघों के साथ खेलता था। मुझे माफ करें। आखिरकार, भले ही यह मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं उसके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को अपने वश में कर लिया था जिसने यह किया था। आखिरकार, अगर मैंने स्थिति को तुरंत नहीं संभाला तो मुझे इसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए मैंने कई बार माफी मांगी, लेकिन दिया ने बस नाक सिकोड़ ली। ये घिनौना है। कुत्ते की तरह बर्ताव करो। तुम तो रईस की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं तुम्हारा स्वभाव जानती हूं। क्या तुम जानते हो कि जब तुमने कहा था कि तुम रोबन अकादमी जाओगे, उन वेश्याओं को छोड़कर और अपनी मंगेतर पर पूरा ध्यान देने के लिए सेक्स का त्याग करोगे, तो मैं क्या सोच रही थी? दिया ने उस सोफे पर लात मारी जिस पर मैं बैठी थी। इसके परिणामस्वरूप उसके लिए जो चाय मैं बना रही थी वह छलक कर फर्श पर गिर गई। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ 1 महीने में वापस आ जाओगे। मुझे पता है कि तुम 1 हफ्ते में कितनी बार औरतें बदलते हो। अगर वह तुम्हारी मंगेतर होती, तो मुझे लगा था कि तुम इसे लगभग 1 महीने तक बर्दाश्त कर सकते थे। तुमने 3 महीने तक सहन किया। लेकिन उस समय तुम्हारा जीवन कितना दयनीय रहा होगा जब तुम्हें शैतान का उपासक कहा गया और शाप देते हुए निष्कासित कर दिया गया। इसके पीछे एक कारण है। कोई वजह। हाँ, हमारे प्रयासों का मजाक उड़ाने के पीछे कोई न कोई वजह तो होगी ही। मुझे लगता है कि आपने अपनी मंगेतर को बेवकूफ बनाने में अच्छा काम किया है क्योंकि ब्राइट परिवार ने अभी तक संबंध तोड़ने का अनुरोध नहीं किया है। हाँ, मुझे सिर दर्द होने लगा था। मुझे पता था कि ड्यूस ने उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं उसकी भावनाओं को समझता था और उसकी शिकायतों को स्वीकार करता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे हद पार कर रही थी। इसे रोक। इसे रोकूं? अगर तुम मुझे रोकने को कहोगे तो मैं। मेरी उंगलियों से काली ऊर्जा निकली। इसने धीरे से दिया के शरीर को घेर लिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अरे, अरे, अपनी बोलने का तरीका सुधारो। मैं तुम्हें हर दिन मस्खरे की तरह हंसते और भद्दे चुटकुले सुनाते नहीं देखना चाहता। तुम्हारा सामान्य व्यक्ति बनने का नाटक करना घिनौना है। हमारे घर से निकल जाओ। यहां से चले जाओ। टकराना। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन दिया की क्रोध से भरी आवाज बाहर से गरज की तरह गूंज रही थी। वाह! इस दुनिया में आए मुझे 6 महीने हो गए हैं,
हवेली में 3 महीने और अकादमी में 3 महीने तक मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जिंदगी अब भी कठिन थी। अध्याय 04 शिकारी। डेया गुस्से में चली गई और अपने पीछे फर्श पर बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई चाय छोड़ गई, जो उसकी आंतरिक उथल-पुथल का प्रतीक प्रतीत होती थी। डेया के भावनात्मक तूफान के बाद छाई खामोशी में मैंने मशीनी ढंग से गिरी हुई चाय को साफ कर दिया। उसके जैसी लोगों से निपटना हमेशा से ही झंझट भरा रहा है। मैंने हताशा में आह भरी। अपने पिछले जन्म में जब मैं स्कूल में थी, तब भी तीव्र भावनाओं या मनोदशा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले लोगों से निपटना मुश्किल था। ऐसा लगता था मानो हम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन फिर भी यह असहज था कि उनमें से कुछ लोग मुझसे निराश महसूस करने लगे और या तो चले गए या मुझसे नाराज हो गए। लेकिन इस बार मेरी ही गलती है। नहीं, यह ईश्वर की गलती है, मेरी नहीं, लेकिन चूंकि मैं उसके शरीर में था। इसका कोई उपाय नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं डेया के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी शिकायतों को यथासंभव स्वीकार करने का फैसला किया था, क्योंकि वे काफी हद तक तर्कसंगत लग रही थी। मैंने तो इसे उसकी नाराजगी दूर करने का एक तरीका भी समझा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भूतों से निपटते समय किया था। और वह तो परिवार की सदस्य भी है। खोखले शब्दों में भी मेरे पिछले जीवन में मेरे परिवार के साथ मेरे संबंधों को सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी नानी एक तांत्रिक थीं और आपकी माँ दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा तांत्रिकता से नफरत करती थीं, तो इससे निस्संदेह पारिवारिक रिश्ते जटिल हो जाएंगे, है ना? और जब यह स्पष्ट हो गया कि मैं भूत देख सकता हूं और जीवित रहने के लिए मुझे एक तांत्रिक बनना होगा, तो तांत्रिकता के प्रति मेरी माँ की नफरत मुझ तक भी फैल गई और उसने मुझे मेरी दादी के घर भेज दिया। एक अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ के विरोध के बावजूद मेरे पिता अक्सर मुझसे मिलने आते थे। मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे पिता एक बड़े कारखाने में प्रबंधक के रूप में काम करते थे और चूंकि कारखाने में उनका कुछ दबदबा था, इसलिए वे अक्सर मेरे साथ समय बिताने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब भी वह मुझसे मिलने आता था, उसके पीछे कर्मचारियों के रूप में दिखाई देने वाले भूतों की संख्या एक एक करके बढ़ती जाती थी। बचपन में मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसके बारे में पूछा। लेकिन मेरे सवाल पर पिताजी भयभीत होकर मुझसे दूर भाग गए और उसके बाद उन्होंने मुझसे मिलना बंद कर दिया। अगर मैं कहूं कि मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, तो यह झूठ होगा। अगर मैं यह स्वीकार नहीं करती कि मैंने हमेशा एक सुखी परिवार का सपना देखा था, तो मैं खुद को इस हद तक धोखा दे रही होती कि यह हास्यास्पद होता। इस बार शायद मैं थोड़ा बेहतर कर सकूं। उस वादे के साथ मैंने गिरी हुई चाय को साफ करना समाप्त किया और फिर से बैठ गया, खुद को सामने के काम के लिए तैयार करते हुए। हालांकि मुझे काम पर नहीं जाना था या किसी लेक्चर की तैयारी नहीं करनी थी, फिर भी मैं व्यस्त था। यह अफसोस की बात है कि मैं अपना शोध अपने साथ नहीं ला सका। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं अकादमी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों का उपयोग नहीं करता। मेरी सारी शोध उपलब्धियां अकादमी के संसाधनों की बदौलत ही संभव हो पाई थीं, इसलिए मेरे पास उन्हें पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही इसमें पैसे लगें, मुझे अपनी निजी चीजें ही इस्तेमाल करनी होंगी। हालांकि मैंने यह भी कहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मैंने यह निश्चय किया कि अगर मैं और अधिक पैसा कमाऊंगा तो मैं अपनी ही वस्तुओं का उपयोग करूंगा और मैंने अपनी फैली हुई हथेली में माना शक्ति का सृजन करना शुरू कर दिया। नीले रंग की वह ऊर्जा, जो बुलबुलों की तरह उबल रही थी और फूट रही थी, अचानक से गहरी हो गई। अब बैंगनी रंग की हो चुकी माना ऊर्जा, जो अभी भी और गहरी होती जा रही थी, धीरे धीरे एक साथ आने लगी और एक सुंदर गोलाकार आकृति बनाने लगी। लेकिन मेरे सामने घटित हो रहे इस जादुई दृश्य के बावजूद मेरी निगाहें उस गोले के भीतर स्थित सफेद वृत्त पर टिकी हुई थीं, जो काले माना से इस तरह लिपटा हुआ था जैसे चावल के केक के चारों ओर मीठा लाल बीन पेस्ट लिपटा होता है, और जो आत्मा का साक्षात रूप था। यह किसकी आत्मा थी? बेशक मेरा। और इस सफेद गोले के चारों ओर इस काले रंग की ऊर्जा के लिपटे होने का कारण मेरी आत्मा की रक्षा करना था। इस दुनिया में इसे काला जादू कहा जाता था। इस महाद्वीप में काले जादू को बुरा माना जाता था और यह एक ऐसा अनुशासन था जिसे लापरवाही से नहीं सीखा जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश मेरे पास इसे सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ईश्वर का शरीर, जो प्रतिभा से इतना रहित था कि दयनीय स्थिति में था, इस महाद्वीप पर आने वाली तबाही को रोकने में किसी भी तरह से योगदान नहीं दे सकता था। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, मुख्य पात्रों के सहकर्मी अन्य सभी क्षेत्रों में अत्यधिक अनुकूल थे। उदाहरण के लिए, जादू के मामले में मैं अपनी मंगेतर एरिका ब्राइट के आसपास भी नहीं था, जिसमें आर्कमेज बनने की क्षमता थी। आर्थिक दृष्टि से भी वर्डी परिवार कोई बहुत खास नहीं था। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में ही हम गर्व से रहते थे, लेकिन मध्य के कुलीन वर्ग की नज़र में हम महज मूर्ख थे। हमारे साथ अच्छा व्यवहार केवल इसलिए किया जाता था क्योंकि हम सीमा पर घुसपैठ करने वाले प्रवासियों को रोकने में उपयोगी थे। हालांकि मैं काले जादू का उपयोग करके नायक के काम आ सकता था, जो इस खेल में मेरे जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। उस लिहाज से मैं बेहद प्रतिभाशाली था। स्पष्ट रूप से कहें तो, यद्यपि ड्यूस वर्डी में प्रतिभा की कमी थी और उनका काले जादू से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मैं, किम शिनवू नामक व्यक्ति, प्रतिभा से परिपूर्ण था। टोना टोटका। काले जादू में अनगिनत मंत्र शामिल थे जो प्रेत विद्या और श्राप से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाना, उन्हें शाप देना या यहां तक कि पूर्ण विनाश करना था।
चूंकि यह अध्ययन पूरी तरह से स्वार्थ के लिए बनाया गया था, इसलिए राज्य में इसे कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन रोबन अकादमी जिस शहर में स्थित थी, वहां गुप्त रूप से इसका व्यापार करना संभव था, जिससे इसका ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। इसी तरह मैंने जादू टोने की बुनियादी बातों में महारत हासिल की। इस महाद्वीप पर रहने वाले सभी लोगों के शरीर में माना ऊर्जा संचित होती थी, भले ही वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि माना ऊर्जा वायुमंडल में मिश्रित थी। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक ऊर्जा एकत्रित कर सके और उसे अपनी इच्छा शक्ति से अपने भीतर परिवर्तित कर सके, तो यही बात उसे जादूगर बनाती है। इसलिए यह कहना सुरक्षित था कि लोग अपने पूरे जीवन भर ऐसे वातावरण में रहते थे जहां माना का प्रभुत्व था। क्या इसका मतलब यह था कि केवल एक व्यक्ति का शरीर ही माना ऊर्जा से सराबोर था? नहीं, मेरी आत्मा भी इसमें सराबोर थी, और जिस जादू टोने का मैं उपयोग करना चाहता था वह इसी पर आधारित था। खे वडीस बेवकूफ, आप वापस आ गए हैं। देखो, उसकी बहन उसे कोस रही है। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? वह एक पागल कमीना है जो अपनी बहन के साथ यौन संबंध बनाना चाहता है। कुकु, क्योंकि मैंने इस कमीने के सपने में डेया को नग्न दिखाया। क्या यह बात समझ में आती है कि वह अपनी ही बहन से सिर्फ इसलिए सेक्स करने के लिए कहे क्योंकि तुमने उसे सपने में नग्न दिखाया था? दुष्ट आत्माएं शोर मचाते हुए इधर उधर घूमती रहीं और बातें करती रहीं। मैंने हमेशा इसके बारे में सोचा है, लेकिन क्या इस हवेली में बहुत ज्यादा भूत नहीं है? मुझे नहीं पता था कि वर्डी परिवार क्या करता था, लेकिन वहां इतने भूत थे कि उसे काले जादूगरों का स्वर्ग भी कहा जा सकता था। वाह! इससे पहले कि मैं कुछ करने का संकेत भी देता, स्क्रम मुझसे पहले ही संपर्क कर चुका था। उसने मेरी हर इच्छा पूरी कर दी। इस उपयोगी भूत को संकेत देने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर मेरी आत्मा को घेरे हुए काले गोले से एक भयावह दिखने वाला काले रंग का हाथ निकला और मेरी हथेली पर टिक गया। स्नैप! इसने ठीक मेरे चारों ओर मंडरा रही उन आत्माओं में से एक को छीन लिया जो आपस में हंस रही थी। यह वही व्यक्ति था जिसने दावा किया था कि सपने में डेया का नग्न शरीर दिखाई दिया था। कयाक! क्या? अरे, तुम पकड़े गए। अन्य दुष्ट आत्माएं भी आश्चर्यचकित थीं, लेकिन पकड़ी गई आत्मा के चेहरे के भाव सबसे प्रभावशाली थे। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि वह मेरी हथेली में थी। क्वाडक! और एक भयानक चीख पूरे महल में गूंज उठी। क्या वह बहुत अच्छी सोप्रानो गायिका नहीं थी? हालांकि जीवित लोगों में से कोई भी इसे सुन नहीं सकता था, लेकिन यह एक ऐसी आवाज थी जिसने बाकी मृतकों को परेशान कर दिया था। पहले से ही असेंबल किया हुआ है। दीवारों, फर्शों, छतों और अन्य जगहों से चीखें सुनकर भूत आ गए थे। उनमें कुछ ऐसे सांसारिक आत्माएं भी थीं जो इधर उधर भटक रही थीं और जा नहीं सकती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से एकत्रित हुए अधिकांश भूत बुरी आत्माएं थीं। वर्दी! कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिना सोचे समझे परिवार का नाम पुकार दिया। क्या मैं तुम्हारा हाथ एक बार काट नहीं सकता? मुझे जीभ पसंद है। कुछ ऐसे भी थे जो इंसान खाते थे। सच में? मेरी नींद में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह, वर्डीस बेवकूफ! हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति लौट आया है जिसमें अभिजात वर्ग की कोई गरिमा नहीं है। उनमें से कुछ लोग देखने में कुलीन वर्ग के लोगों जैसे भी थे। वे सभी आत्माएं जो शांति से विश्राम कर रही थीं या किसी अवसर की प्रतीक्षा में उत्सुकता से बैठी थीं, कमरे में एकत्रित हो गईं। क्या वर्डी का वह मूर्ख, जो केवल प्रतिभाहीन महिलाओं की लालसा रखता था, वापस आ गया है? मुझे क्यों नहीं बताया? इस कमीने के सपने में प्रवेश करना कितना मजेदार है। केल! चलो फिर से मस्ती करें, हे भगवान। चलो उसे सोते समय पेशाब करवाते हैं। शायद इसलिए कि वे पहले से ही मृत थे, उनमें चेतना का कोई बोध नहीं था। क्या वे अब भी उस आत्मा को नहीं देख सकते जो ऊर्जा के घूमते हुए समूह में फंसी हुई है? मैं वह ईश्वर नहीं हूं जिसे आप जानते थे। भूतों ने मेरी ओर पलकें झपकाईं, मानो उन्हें मुझसे जवाब की उम्मीद ही न हो। परिवार के साथ रहने के 3 महीनों के दौरान मैंने भूतों को न देखने का नाटक किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने पिछले जीवन में किया था। लेकिन अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आत्मा में माना ऊर्जा समाहित होती है। इसी कारण भूतों की अलौकिक घटना अस्तित्व में आई। कुछ मामलों में आत्मा, जिसे शरीर की मृत्यु के बाद शाश्वत शांति मिल जानी चाहिए थी, जीवितों की दुनिया में भटकती रहती है। दूसरे शब्दों में, एक झटके के साथ मेरी हथेली में मौजूद काले गोले में कैद दुष्ट आत्मा समाहित होकर गायब हो गई। अब केवल काले माना से बना एक गोला मेरी हथेली के ऊपर घूम रहा था। आप सभी इच्छाशक्ति से युक्त ऊर्जा का एक विशाल समूह मात्र हैं। भाग जाओ! एक कुलीन व्यक्ति की तेज बुद्धि ने तुरंत अपना रुख बदल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण उन्होंने इस कमरे में प्रवेश किया, उनका भविष्य पहले ही समाप्त हो गया। मृत व्यक्ति तभी सुंदर हो सकते थे जब वे मृत ही रहते थे। मैंने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने हाथों में ताकत भरकर घोषणा की। जिन कचरे को बेकार समझा जाता था, उनका कम से कम एक उपयोग तो होता ही है। आत्माएं गोले में समाहित होने लगीं। वे चीखने चिल्लाने लगीं और भागने की कोशिश करने लगीं, लेकिन वे खिंचाव का विरोध नहीं कर सकीं और अंततः उसमें समा गईं। मुझे अपने पूरे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ।
उन भूतों की घटती शक्ति जो कभी जादूगर या योद्धा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करते थे, मुझे लजीज भोजन की तरह मीठी लगी। यह एक ऐसा कृत्य था जिसे अकादमी की आत्माओं पर कभी अंजाम नहीं दिया जा सकता था। हालांकि यह उतना ज्यादा नहीं है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भूतों की ऊर्जा मेरी ऊर्जा के साथ मिल गई थी? कोई बात नहीं। और भी हैं। पहले मुझे लगा था कि हवेली में मौजूद सभी बुरी आत्माएं आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि जो लोग आए थे वे बड़बड़ाने वाली दुष्ट आत्माओं के अलावा और कुछ नहीं थे। तुम नीच कमीने हो। मैंने मुट्ठी भींचते हुए घोषणा की। मैं तुम सबको खा जाऊंगा।